भीमा कोरेगांव कांड अक्सर आपने ये सुना। 1 जनवरी 1818 जब ये लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में खुद मेरे पूर्वज उस लड़ाई के एक हिस्सा थे, उसका एक भाग थे। उनका मैं 7वां वंशज हूँ। मतलब ये लड़ाई अंग्रेजों बनाम मराठा थी। आज कोरेगांव भीमा इस लड़ाई के बारे में गलत तरीके से समाज में उसका इतिहास बताया जा रहा है। तो ये जो नेता बने इसके सहारे, भीमा कोरेगांव कांड के सहारे, वो भी दोषी हैं इस तरीके का फेक नैरेटिव फैलाने में है। पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेटर आता है कि तुम यहाँ पे मत रुको, क्योंकि आपके लाइफ को थ्रेट से राहुल फटांगड़े नाम का एक व्यक्ति था, उसने उसके बॉडी पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जैकेट पहना था। वो वहाँ से पास हो रहा था, उसको गाड़ी पे से नीचे उतार के उसका मर्डर किया। 1 जनवरी 2018 की ये घटना है। जब चंद्रशेखर जाते हैं तो कैसे भाषण होते हैं? राजनीति चमकाने के लिए अलग उनके मोटिव है, समाज को भड़काने के लिए। भारत तेरे टुकड़े हो गए, तो भारत के टुकड़े ये ऐसे करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भीमा कोरेगांव कांड अक्सर आपने ये सुना होगा और तमाम नेता इसके सहारे भारतीय राजनीति में चमक चुके हैं और भीमा कोरेगांव कांड को लेकर तमाम अफवाहें फैलाई गई। बताया गया कि ये महारों और ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई रही। इस तरीके से ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाई गई। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच क्या है और ये लड़ाई किसके बीच थी, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में आज मेरे साथ यही सच्चाई उजागर करने के लिए एडवोकेट रोहन बाला साहब जमादार हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, वो मराठा हैं, दलित नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पूरी लड़ाई की वास्तविकता सबके सामने रखने का प्रयास किया है। अभी उनकी किताब हिंदी में जो है आ चुकी है, 1 जनवरी 1818 कोरेगांव भीमा लड़ाई की वास्तविकता। मराठी में पहले ही आ चुकी है और अंग्रेजी में भी आने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज़ पर। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि भीमा कोरेगांव कांड था क्या, जो 1 जनवरी 1818 को हुआ। नमस्ते, मेरा नाम रोहन जमादार माड़वतकर, जिसकी आपने बताया। 1 जनवरी 1818 जब ये लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में खुद मेरे पूर्वज उस लड़ाई के एक हिस्सा थे, उसका एक भाग थे। उनका मैं 7वां वंशज हूँ। उनका वंशज होने के नाते और एक हमारे देश के प्रति जो सच्ची घटनाएं जनता के सामने आना चाहिए, उसका एक कर्तव्य मैं कर रहा हूँ। आज कोरेगांव भीमा इस लड़ाई के बारे में गलत तरीके से समाज में उसका इतिहास बताया जा रहा है, उसे एक जातीय रंग दिया जा रहा है। उस जातीय रंग के आधार पे देश में दंगे फसाद, राजकारण और जैसे कि कई लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन के उनका जो मोटो है, जैसे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे चीज़ इस कोरेगांव भीमा प्रकरण से शुरू है। और इसका बहुत बड़ा आज ये कोरेगांव भीमा एक बहुत बड़ी समस्या आज भारत में है। जैसे कि आपने कहा, बहुत से नेता लोग इस दंगा के आगे बढ़ गए, इससे निकल के आगे बन गए, विधायक बन गए। बहुत दूसरे को सोर्सेस के माध्यम से इन्होंने अपना नाम शुरू किया। आपने ऐसे पूछा एक कांड क्या है। 1 जनवरी 1818 को जो लड़ाई हुई थी, तो ये लड़ाई किसी जाति की नहीं थी, किसी धर्म की नहीं थी, ये एक अनप्लान्ड लड़ाई थी। पर आज बताया जाता है गलत तरीके से, एक फेक नैरेटिव उसका तैयार किया है कि एक विशिष्ट समाज, मतलब महार समाज के ऊपर पेशवाओं ने, मतलब एक ब्राह्मण समाज ने
महार के ऊपर, महारों के ऊपर अन्याय किया, अत्याचार किया, उनके गले में मटका और उनके कमर में झाड़ू लटकाया, इसके विरोध में आके 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मार दिया, ऐसे गलत तरीके से बताया जाता है। और ये लॉजिक नहीं है, मतलब 500 ने 28,000 मार दिए। महाराष्ट्र में कहा जाता है कि चरा चरा काट दिए, मतलब 500 ने पूरे काट दिए, तो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर अगर हमने प्रॉपर रिसर्च किया, एक्चुअल में ये लड़ाई थी मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में। अंग्रेज़ उनके सैनिक लेके नहीं आए थे, उनके सैनिक उन्होंने भारत में ही तैयार किए, जो तब के समय पैसे देके उनको उनका मानधन देके उन्होंने अपने सेना में खड़े रखवाए। और जो मराठा की आर्मी थी, उनके मराठा के लोकल सब नेटिव्स ही थे। पर ये जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई में दोनों तरफ से, अंग्रेज़ और मराठा दोनों तरफ से अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के सैनिक इस लड़ाई में लड़े थे। ये किसी जाति की लड़ाई नहीं थी, किसी जाति अंत की लड़ाई नहीं थी, या अन्याय या अत्याचार हुआ ऐसी भी ये लड़ाई नहीं थी। मतलब ये लड़ाई अंग्रेजों बनाम मराठा थी, ना कि ब्राह्मण बनाम दलित थी। नहीं थी। अंग्रेज़ों ने खुद, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, उन्होंने खुद उनके हैंड रिटन डॉक्यूमेंट से, उनके लेटर से, उस लड़ाई में जब 1 जनवरी 1818 को जब लड़ाई हुई थी, मैंने मेरे किताब में उनका लेटर भी दिया है। कैप्टन स्टॉन्टन, जो अंग्रेज़ों की तरफ से उस लड़ाई का नेतृत्व जिन्होंने किया, वो लड़ाई में, उस लड़ाई के दौरान वो कहते हैं कि वी आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय द पेशवाज आर्मी एंड वी कैनॉट डिफेंड आवर सेल्फ टूनाइट, सेंड अस इमीडिएट एड और वी विल ऑल कट अप बाय टुमारो। उनकी सिचुएशन ऐसी की गई थी मराठा आर्मी के, मतलब 28,000 जो बताया जाता है, तो 28,000 में से सिर्फ 3,000 की एक फौज, जो फौज थी अरब बनाम गोसावी, तो मराठाओं में से एक ये थे, तो ये अलग अलग टुकड़ी के लोग थे, तो उनके तरफ से सिर्फ 3,000 अरब और कोई गोसाई और आगे ब्रिटिश आर्मी के सैनिक, इनमें ये लड़ाई हुई थी। बाकी 25,000 बहुत पीछे थे, उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था वो लड़ाई में, क्योंकि 834 सैनिक तो अंग्रेज़ों की तरफ से थे और मराठा की तरफ से जो लड़े खुद होके वो 3,000 थे। तो ये कैसे नैरेटिव पूरे देश और दुनिया में फैल गया कि ब्राह्मणों और महार यानी दलितों के बीच की लड़ाई थी? असल में हुआ क्या, जब 2014 के बाद, जब जैसे सरकार, बीजेपी सरकार आई, उसके पहले एक स्मॉल स्केल पे ये चालू था कि मराठा सैनिक, पहले तो ऐसा कहा गया था, फ्लैग्स भी लगाए थे महाराष्ट्र में कि 500 महार सैनिकों ने 28,000 मराठा काटे, पर डायरेक्टली जातिवाद वहाँ पे हुआ था, इसलिए लोकल पुलिस स्टेशन ने तभी 2009 के दरमियान की ये बात है, उन्होंने वो फ्लैग्स हटाने को कहा और वो फ्लैग्स हटा दिए। 2014 के बाद सोशल मीडिया जैसे एक्टिव हुआ, तो ऑन लार्ज स्केल ये 500 महार बनाम 28,000 पेशवा, ऐसा गलत इतिहास, फेक नैरेटिव समाज में फैलाया गया। और फिर ये जो नेता बने इसके सहारे, भीमा कोरेगांव कांड के सहारे, वो भी दोषी हैं इस तरीके का फेक नैरेटिव फैलाने में? है, एक्चुअल में जब 2018 में दंगा हुआ, तो उसके एक दिन पहले पुणे के शनिवारवाड़ा में एल्गार परिषद एक सभा हुई थी, तो उस सभा में लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन के लगभग 260 से ज़्यादा वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हुई थी। उसकी अगुवाई उमर खालिद कर रहा था। उसमें उमर खालिद था, जिग्नेश मेवानी था, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीचेस तभी किए। महाराष्ट्र में उन्होंने, उनका एक वाक्य था कि नवी पेशवे मसनाद गाड़ा। नवी पेशवे मसनाद गाड़ा मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो है आज, तब के बीजेपी सरकार, तब उनको गाड़ दो, ऐसा उन्होंने वो उनके एल्गार परिषद में कहा। और 1 जनवरी को जिसके द्विशताब्दी पर जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, वो खुद उस प्रोग्राम को गई ही नहीं, जो कि वो जाने चाहिए थे। 1 जनवरी को कोई नहीं गया,
क्योंकि उनको मालूम था कि कल, क्योंकि उन्होंने वो सब ऑर्गेनाइज किया था। 1 जनवरी को दंगा हुआ, उसके बाद उसके ऊपर FIR हुई जिन्होंने वो दंगे किए। उसके बाद 17 जो अभी NI उनकी इंक्वायरी कर रही है, उसमें से 12 राव हो गए, ऐसे वसुधीर ढोड़े उनके ऊपर इंक्वायरी चालू है NI के पास। वो आज अर्बन नक्सलिज्म का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन कोरेगांव भीमा जो दंगा हुआ था उसके रिलेटेड आज चालू है। मतलब 18 का जो दंगा हुआ वो अर्बन नक्सलियों की वजह से हुआ। हाँ, वो लेफ्ट विंग की वजह से हुआ। लेफ्ट विंग। और फिर इसमें संभाजी भिड़े कैसे दोषी, उनका नाम आरोप में आ गया कि उन्होंने करवा दिया दंगा। एक्चुअली संभाजी भिड़े गुरुजी हम्म वहाँ पे वडू के जो कोरेगांव से एक 3.5-4 किलोमीटर है, जहाँ पे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है। तो वहाँ पे संभाजी भिड़े गुरुजी और मिलिंद एकबोटे उन्होंने उस समाधि का डेवलपमेंट किया है। और तभी उनके बहुत से धारकरी जो उनके फॉलोअर्स है, बहुत से धारकरियों ने उसका डेवलपमेंट अच्छे से किया। वो लोकलाइट वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया। और 27 तारीख को 28 तारीख को एक वडू में एक घटना हुई थी, उसके रिगार्डिंग अभी कोरेगांव भीमा इंक्वायरी कमीशन में पूरा इंक्वायरी चालू है। ज़्यादा उस पर मैं इसलिए बात नहीं कर सकता, पर उस इंक्वायरी में बहुत से चीज़ें सामने आई है। तो टारगेट किया उसके बाद, क्योंकि वडू में ज़्यादातर धारकरी परिवार है, तो उनके ऊपर टारगेट किया और कहा गया कि संभाजी भिड़े गुरुजी इसमें इन्वॉल्व है, जो कि वो नहीं थे वहाँ पे, पुणे जिला में वो उपस्थित नहीं थे। उनको तभी के और आज के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने डायरेक्टली उनको ये किया कि उनका कुछ रोल नहीं है इसमें। ठीक है। पर उनको सिर्फ वो हिंदुत्ववादी होने के वजह से हिंदुत्ववादी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके नाम, बहुत से जनों के नाम लिए, बट उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं भी रोल नहीं था, जो कि डायरेक्टली रोल लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन के थे। इस देश में दलितों के एक और बड़े नेता और भीमा कोरेगांव कांड को लेकर वो अक्सर हर साल जाते भी हैं, चंद्रशेखर। 2018 में जब दंगा हुआ तो उस वक्त वो जेल में थे, लेकिन क्या उनकी तरफ से लोग गए थे? हाँ, उनके तरफ से उनका कोई एक सपोर्टर, मतलब जो उनके बिलोंग करता है, वो आया था। हर साल वो आते हैं, ये साल भी आए थे, पिछले साल भी आए थे। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मालूम नहीं। हमारा घर उसके जो आज मॉन्यूमेंट है उसके बगल में ही है, तो अक्सर हमको समझ में आता है कि कौन आ रहा है कोई नहीं। पर ऐसी सिचुएशन होती है 1 जनवरी को कि खुद हमको ही पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेटर आता है कि तुम यहाँ पे मत रुको, क्योंकि आपके लाइफ को थ्रेट्स है, जो कि एक्चुअल में है। 2017 में और 18 में मेरे पापा के ऊपर अभी हल्ला हुआ था। मुझे भी कंटिन्यू ये बुक के वजह से मैंने, क्योंकि इसके आधार पे पूरा हिस्ट्री, एक्चुअल फैक्ट्स सामने लाए, इसलिए मुझे भी कंटिन्यू थ्रेट्स होते हैं। कौन लोग थ्रेट्स देते हैं? बहुत से, जैसे ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं बता सकता, पर जो कोई होता है वो डायरेक्टली बोलते की आमच्या विषयात, मतलब मैं मराठी में वो बोलना चाहता हूँ की आमच्या विषयाला, आमच्या भावनांना तू दुखवतोय, मीन्स हमारी भावनाओं को तो दुखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो एक्चुअल हिस्ट्री जो सामने लाई है, ये कोरेगांव भीमा मॉन्यूमेंट या कोरेगांव भीमा लड़ाई किसी एक जाति की, किसी एक धर्म की नहीं है। वो एक्चुअली ब्रिटिश वॉर था। वो देश की लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक अनप्लान्ड लड़ाई थी। अनप्लान लड़ाई थी, ना कि वो अंग्रेज़ों की तरफ से थी ना मराठों की तरफ से थी। वो प्लान लड़ाई नहीं थी, क्योंकि वो जो मैंने भी पहले भी कहा है मेरे बुक के, वो एक सादी, एक इट वॉज जस्ट अ क्रमिश, एक चकमक थी, एक छोटी लड़ाई थी, जो आज बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा बताया जाता है कि हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन ऐसा नहीं था। नेता बनने के चक्कर में लोगों ने उसे बहुत बड़ा क्या है, बहुत से 1 जनवरी को जब दंगा हुआ था, उसके बाद उस दंगे में राहुल फटांगड़े नाम का एक व्यक्ति था, उसने उसके बॉडी पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जैकेट पहना था। वो वहाँ से पास हो रहा था, उसको गाड़ी पे से नीचे उतार के उसका मर्डर किया। 1 जनवरी 2018 की ये घटना है। यह किसी भी नहीं बताई, बहुत से मीडिया वालों ने ये बताने की कोशिश की, पर इस चीज़ को बहुत लार्ज स्केल पे दबा दिया। और आज हर एक को मालूम है क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या रोल है। उस
कुछ उनका प्रॉब्लम क्या उनका, अगर आज महाराष्ट्र में देखे, भारत भर में देखे, उनका सब पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा एक वो भी एक दलित समाज का ही था, उसने जैसे मैंने अभी टीका लगाया, उसने लगाया था, उसको भी मारने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि तू तो हिंदू है। ऐसा वो दंगे में ऐसे स्टेटमेंट्स है और ये सब सामने आए हैं। हम्म। और इसको अलग तरीके से, जो 1 जनवरी को अलग तरीके से बताया गया, 3 जनवरी को भारत बंद किया था। प्रकाश अंबेडकर जी ने अपील किया था कि भारत बंद, महाराष्ट्र बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यक्ति को मार दिया, ऐसा उन्होंने कहा था। तो प्रकाश आंबेडकर ने भी खूब फायदा उठाया वो आज राष्ट्रीय लेवल के नेता है, केवल इसी वजह से। बोल सकते हैं, कह सकते हैं, नाम तो उनका है, वो कोई बात नहीं। वो डॉक्टर बाबा साहेब अच्छा, अम्बेडकर जी के वंशज है वो। हाँ, जब चंद्रशेखर जाते हैं तो कैसे भाषण होते हैं? आप लोगों तो सुनते होंगे ना। एग्रेसिव भाषा होती है। हर एक जन ऐसा कहता है कि ये भीमा कोरेगांव हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ था तो हमने उनको कैसा एक एक ने कैसे 56 लोग काट दिए थे, ऐसा वो कहते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत तरीके से सिर्फ बताया बस जाता है। अपनी राजनीति चमकाते हैं चंद्रशेखर। राजनीति चमकाने के लिए अलग और अलग उनके मोटिव है, समाज को भड़काने के लिए और जातीय तेढ़ निर्माण करने के लिए, इतना ही रीज़न है। और जो मैंने पहले शुरुआत में ही कहा, भारत तेरे टुकड़े हो गए, तो भारत के टुकड़े ये ऐसे करना चाहते हैं, जाति जाति में बांटना चाहते हैं। सॉर्ट। अब अगर बात करने आए कि वहाँ के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, जो भीमा कोरेगांव कांड के लोग हैं अब जो हैं, वहाँ के लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि उन्हें उकसाया जा रहा है, उनके सहारे कोई प्रकाश आंबेडकर बन रहा है, कोई चंद्रशेखर बन रहा है, कोई जिग्नेश मेवाड़ी बन रहा है उनका यूज़ करके, तो उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? एक्चुअली वहाँ पे अगर हमने देखा तो लोकल ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है इस मैटर में। पूना सिटी लगभग वो मॉन्यूमेंट से 30-35 किलोमीटर है, उसके आजू बाजू से लोग और आउट ऑफ पूना से लोग, यहाँ से नॉर्थ साइड, साउथ साइड, अभी बहुत सी जगह से लोग आ रहे हैं अभी, क्योंकि उनको गलत तरीके से बताया। लोकल ज़्यादा नहीं होते, इन्वॉल्व भी नहीं होते, सिर्फ 1-2 कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्रेडिट चाहिए, उनको पैसा चाहिए, वो पैसे की वजह से गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो वो जाके वहाँ पे वो सब डेकोरेशन वगैरह, जो इनका इवेंट मैनेजमेंट है, वो आज एक इवेंट हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट वो करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, लोगों को वहाँ पे आने को उकसाते हैं। जैसे कि 2018 के बाद ऐसा आज भी हर एक जगह हमने अगर देखे, 1 जनवरी के पहले एक स्टेटस पे, किसी स्टोरी पे, इंस्टा के वायरल किया जाता है कि 1 जनवरी को हम तलवारें लेके आएंगे, अगर आपने हमें कुछ उकसाने की कोशिश की तो हम 1818 का बदला आज भी लेंगे। हाँ, चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो हम भीमा कोरेगांव कांड दोहरा देंगे। पर भीमा कोरेगांव में असल में अगर हमने बात की, हम आगे बात करेंगे ही, तो वो सुना तो उन्होंने वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक्चुअल में वो लड़ाई क्यों हुई थी और वो लड़ाई के बाद भी क्या हुआ था। अंग्रेजों ने ही महार समाज को बहुत सी तकलीफ दी, बहुत से उनको ही ऐसा कहा गया कि तुम ये मॉन्यूमेंट से दूर रखो, ऐसा वो खुद अंग्रेजों ने कहा है। अच्छा, अब किताब में क्या क्या कुछ है ये थोड़ा एक बार बताइएगा, क्या क्या इसमें मेन टॉपिक्स क्या हैं जिससे लोगों को समझ में आ जाए? सबसे इसमें पहले मैं बता दूं कि लोगों को पढ़नी है तो मूल्य जितना है उतना ही है। हाँ, मूल्य जो प्रिंटेड है 60 रुपये, आप ले सकते हैं। कहाँ कहाँ मिल सकती है किताब? ये ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, बुक गंगा पे भी अवेलेबल है। कुल मिलाकर आप ये किताब 60 रुपये में ले सकते हैं हर जगह, जैसे उन्होंने बताया। और 100 पेजेस, हाँ 100 पेजेस, 100 पेजेस हैं, तो इसमें बहुत सच्चाई आपको मिल जाएगी और उन लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी जो लोग भीमा कोरेगांव कांड के सहारे अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो चाहे जिग्नेश मेवाड़ी हों, प्रकाश आंबेडकर हों या फिर नगीना वाले सांसद चंद्रशेखर हों, जो हर 1 जनवरी को पहुंचकर वहां पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस देश में हम किस तरीके से भीमा कोरेगांव कांड दोहरा सकते हैं। बल्कि अभी जो बातचीत हमारी चल रही है, जो उन्होंने इसमें अभी तक रोहन जमादार बता रहे हैं कि ये लड़ाई एक्चुअली अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, अनप्लान्ड थी, और इसे बड़ा बनाया गया 2015 के बाद से। और 2018 के दंगे भी बहुत सोच समझ कर हुए, और वहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे ये लोग नारा जो देते हैं वो 1 दिन 2 दिन पहले पहुँचे, उकसाया, और फिर उसका आपको देखने को मिला
1 जनवरी 2018 को किस तरीके से नरसंहार किया गया था। बाकी अब आप बताइए किताब में क्या कुछ है। 1 जनवरी 1818 ये जो मैंने किताब में लिखा है वो मैंने कुछ नहीं लिखा, जो है वो अंग्रेजों ने लिखा है। मैंने सिर्फ इजी लैंग्वेज में उनके ही डॉक्यूमेंट्स बुक में मैंने प्रिंट किया है और वही मैंने बताया बुक में। ठीक। अंग्रेज कहते हैं कि 1 जनवरी को जब ये लड़ाई हुई थी, जो कि मैंने वो लेटर रिपीट किया था, कैप्टन स्टॉन्टन जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, उसने पूरी तरह से ये बताया था कि हमको ही पेशवाओं की आर्मी ने हमें घेरा हुआ है और हमें आप इमीडिएटली, आप मतलब उन्होंने उसके वरिष्ठ ऑफिसर्स को लेटर लिखा था, हमें इमीडिएट फोर्सेस, एडिशनल फोर्सेस भिजवा दीजिए, नहीं तो हमको सुबह तक ये सब मार देंगे। पर एक्चुअली वो लड़ाई का एक पहला मोटो ये था कि छत्रपति प्रताप सिंह महाराज, जो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के वंशज है, वो और बाजीराव पेशवे द्वितीय, वो उस लड़ाई के दौरान वहाँ पे उपस्थित थे। वहाँ पे मतलब वहाँ से 3.5-4 किलोमीटर जो वहाँ पे फुलगांव करके जो नाम है गांव का, वहाँ पे उस टेकड़ी पे उपस्थित थे। वो देख रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लगा था छत्रपति हमारे साथ है, शायद अंग्रेज़ों की फौज हम पे अटैक कर सकती है, तो तुम सिर्फ उनको वहाँ पे रोक के रखिए, हम रोड सातारा के दिशा में जाएंगे। तो उनका मोटो था सिर्फ अंग्रेज़ों को रुकवाना था। पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनके पास तोप वगैरह थे, तो तोप होती इसलिए उन्होंने पहला अटैक किया अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ वहाँ पे कैसे आई, कर्नल बर नाम का एक अंग्रेजी ऑफिसर था, तो उसने कैप्टन स्टॉन्टन को, जो शिरूर का वो था, पुणे के नज़दीक है शिरूर, उसने एक लेटर लिखा कि हमें जल्द से जल्द फौज पुणे में भेज दीजिए, क्योंकि शायद मराठा फोर्स पुणे पर अटैक कर सकती है। तो इसीलिए वो जब लेटर पहुंचता है को 31 दिसंबर 1817 को शिरूर से कैप्टन स्टॉन्टन 834 एज पर गैजेट डॉक्यूमेंट्स 834 एंड एज पर मॉन्यूमेंट, जो मॉन्यूमेंट पे लिखा है उस हिसाब से 775 इतने सैनिक लेके शिरूर से निकलता है। शिरूर को निकलने के बाद 1 जनवरी को वो कोरेगांव भीमा के यहाँ पे पहुँचता है और तभी वही पीरियड में मराठा के फौजेस फुलगांव के नज़दीक होते, इसलिए वो कोई अनप्लान्ड थी, कोई प्लानिंग नहीं था और वो अचानक सामने आने की वजह से वो लड़ाई होती है। ये लड़ाई 8 से 9 घंटे तक चलती है। इस लड़ाई में गांव को कोरेगांव गांव, एक्चुअली आप जो कह रहे हैं भीमा कोरेगांव, तो एक्चुअली वो गांव का नाम है कोरेगांव, वहां से भीमा नदी जाती है। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इशू है, भीमा कोरेगांव कहा जाता है ना कि कोरेगांव भीमा, जो कि असल नाम कोरेगांव भीमा है, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। तो कोरेगांव में अंग्रेज़ की फौज आती है। वो तब के कोरेगांव को उसके बड़े बड़े वॉल्स थे, कंपाउंडिंग वॉल्स, जो कि खुद को वो डिफेंस कर सकते थे, क्योंकि सामने 28,000 की सेना थी, उसके सिर्फ 3,000 सैनिक अरब और गोसावी, उन्होंने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। सिर्फ क्यों अंग्रेज़ों को रुकवाने के लिए। पर अंग्रेज़ों ने उन पर अटैक किया, इसलिए इनको लगा कि अब ये हमको अटैक करने के हिसाब से ही आए हैं। तो अटैक होता है, वो लड़ाई चलती है। इस लड़ाई में बहुत से अंग्रेजी अफसर मृत्युमुखी पड़ते, मर जाते हैं और 500 से 600 मराठाओं की तरफ से जो गोसावी और अरब सैनिक थे वो भी उसमें मृत्युमुखी पड़ते। लगभग 275 के सैनिक अंग्रेज़ों की तरफ से इसमें मर जाते। उसके बाद कैप्टन स्टॉन्टन को, जो कि उसके सेना लेके पूना को जाना था, वो नहीं जाता क्योंकि उसकी सिचुएशन ही नहीं थी, उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो रिटर्न जाता है शिरूर को और वो छत्रपति और बाजीराव पेशवे सातारा की डायरेक्शन में जाते। जब कैप्टन स्टॉन्टन रिटर्न शिरूर को पहुंचता है तब वो लेटर लिखता है, तो वो एक्चुअल लेटर भी बुक में है। वो इस लड़ाई को इन डिटेल बताता है कि 31 दिसंबर 1817 को हम शाम को 8 बजे शिरूर से निकले। 1 जनवरी को हम तलेगांव ढमडेरे, वहाँ पे कोरेगांव के नज़दीक गाँव है, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ से वो देखते हैं कि सामने मराठाओं की फौज है। फिर वो कोरेगांव में आते हैं, वो कैप्चर करते। फिर मोर देन 24 आवर्स वो विदाउट वाटर एंड विदाउट खाना वो ये लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेज़ों की सैनिक। और उसके बाद उनकी कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए वो नहीं जाते। पर
उनके वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा वो भास होता है, या कैप्टन स्टोनटन बोलता है कि इतनी बड़ी फौज होके भी सामने मराठाओं की हमने उनको डिफेंस किया, हमने हमारा खुद का बचाव किया, इसलिए हमको हमारे ऊपर गर्व है। और एल्फिंस्टन जो कि उसका वरिष्ठ अधिकारी है, वो खुद 3 जनवरी को वहाँ पे आता है, वो ग्राउंड रिपोर्ट देखता है, वो भी बोलता है कि हमारे सैनिकों ने अच्छे से डिफेंस किया है। उसके बाद 4 साल बाद वहाँ पे वो मॉन्यूमेंट जो आज कोरेगांव भीमा के पहले पेरने गांव है, तो वो पेरने गांव में वो सिचुएटेड है, उसमें वो साफ साफ उसमें लिखा है कि दिस बैटल इज ऑफ डिफेंस वॉर, डिफेंस की लड़ाई है, इसीलिए हमने ये लड़ाई। अभी इस पूरी सिचुएशन में कहीं भी मैंने जाति धर्म किसी का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वो नहीं थी, और एक्चुअल में अंग्रेजों ने कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया है कि ये जाति की लड़ाई थी करके। ठीक है, तो ये पूरा विस्तार से उन्होंने जितना हो सकता था बताया। बाकी किताब में है, मैं एक बार किताब फिर बता दे रहा हूँ, किताब में है, किताब जा सकते हैं, यहाँ पर आप चीज़ें पढ़ सकते हैं और सच जान सकते हैं जो अभी तक उन्होंने बताया है। ये सब जो आपने बताया, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड अंग्रेज़ों के उसमें है। आपने उनके यहाँ से चीज़ें मंगवाई, अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश लाइब्रेरी से चीज़ें आपके पास आई। अच्छा, ये वो किताब है। मैं ये बुक दिखाना चाहता हूँ। ये कौन सी बुक है? ये स्केच ऑफ द कॉलम एट कोरेगांव विद द प्लान्स ऑफ विलेज, सम लेटर्स प्राइवेट एंड पब्लिक। ये बुक लिखा है जॉन वाइली। जॉन वाइली खुद 1818 के लड़ाई में एक पार्टिसिपेट थे। उन्होंने खुद वो लड़ाई के दौरान क्या हुआ था, क्या नहीं, वो सब इसमें बताया है। 1839 में ये बुक पब्लिश हुआ है सबके, और इसमें पूरा इन डिटेल है। मैंने भी ये बुक मेरे रेफरेंस में लिया है। उसके पहले के लेटर्स भी मेरे पास है, जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। ये कहाँ से आई बुक? ये मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी से मंगवाई है, अभी आज अमेजोन पे ये अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है। इसमें से आपने मतलब इसका रेफरेंस लिया है ये, ठीक है। जर्नल ऑर्डर्स बाय द राइटर, ठीक। और कौन से लेटर्स हैं आपके पास जो कि पुष्टि करते हैं इस आपकी किताब को? बुक में भी मैंने लेटर्स दिए हैं। अभी ये जो मॉन्यूमेंट खड़ा किया था, वो मॉन्यूमेंट बनाने के लिए पूरा खर्चा कितना आया, वो मॉन्यूमेंट क्यों उन्होंने वहाँ पे बांधा है, उसके बारे में भी वो लेटर्स में पूरा लिखा है। ये लेटर किताब में भी है? हाँ, ये लेटर्स किताब में भी है, और इसका रेफरेंस के लिए ये भी शेयर करेंगे। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब ये मॉन्यूमेंट ब्रिटिशों ने कंप्लीट किया 1822 को, तब मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये लड़ाई जो थी एक्चुअली में वो ब्रिटिश आर्मी की थी, तो ब्रिटिश मिलिट्री डिपार्टमेंट से एक लेटर पब्लिश हुआ 22 नवंबर 1824 को, जो मेरे बुक में है। उसमें ब्रिटिश अधिकारी ऐसे बोलते हैं कि जब अब ये मॉन्यूमेंट का काम पूरा कंप्लीट हुआ है, उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए। अभी मॉन्यूमेंट तो कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे कोई एज ए इंचार्ज करके कोई अपॉइंट होना चाहिए। तो ब्रिटिश एक वहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस लगाता है कि पहला तो यहाँ पे एक ऐसा इंचार्ज नहीं, ऐसा सोल्जर को आप अपॉइंट कीजिए जो परवरी कास्ट, जो महार कास्ट का नहीं होना चाहिए, जो परवरी कास्ट का नहीं है, महार कास्ट का नहीं है, उसे यहाँ पे अपॉइंट कीजिए। मतलब जो आज कहते हैं कि महार सोल्जर सैनिकों ने, महार समाज ने 500 महार सैनिकों ने 1818 की लड़ाई लड़ी, तो अंग्रेज़ों ने खुद ऐसा लिखना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महार सैनिक को ही अपॉइंट कीजिए, ऐसा कहना चाहिए था। पर अंग्रेज कहते कि यहाँ पे महार सैनिक को मत अपॉइंट कीजिए, और सिर्फ वो पर्टिकुलर कास्ट को ही, ऐसा उन्होंने लिखा। कौन सी कास्ट? परवरी, महार कास्ट। परवरी, महार। परवरी क्या होते हैं? महार, परवरी यानी कि महार। अच्छा, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स का क्या पूरा इतिहास रहा है, कब बना, कैसे बना? मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताइएगा। जो मॉन्यूमेंट 1822 में कंप्लीट हुआ। ये मिलिट्री मॉन्यूमेंट करके इसका डॉक्यूमेंट में पूरा नाम है, मिलिट्री मॉन्यूमेंट। उसके बाद जब ये लेटर हुआ, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थी, तो महार कास्ट का नहीं होना चाहिए। उसके बाद जिसने 1818 की लड़ाई में कुछ शौर्य किया हो ब्रिटिशों के तरफ से, जिसने उस लड़ाई में जो जख्मी हुआ हो, जो वुंडेड है,
उसको वो लड़ाई के बारे में जिसको इन डिटेल आने जाने वालों को, ट्रैवलर्स को जो इन्फॉर्मेशन दे सकता है उसे, और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसे अपॉइंट कीजिए। तो उसके बाद 13 दिसंबर 1824 को एज थ्रू द जनरल ऑर्डर, ब्रिटिश के जनरल ऑर्डर के अपॉइंट करते हैं हमारे पूर्वज को खंडोजी माड़वतकर। खंडोजी माड़वतकर उनका एक्चुअल नेम है, जमादार उनका पोजीशन था। जमादार यानी कि वो ग्रुप सोल्जर, लीडर ऑफ अ ग्रुप, जो आर्मी में जमादार का जो पोस्ट होता है, तो वो सोल्जर ग्रुप का एक ग्रुप का हेड होता है, लीडर होता है। तो उनको अपॉइंट करते हैं। उसके बाद उनको 260 एकड़ 17 उंटे ज़मीन उनको एज अ रिवॉर्ड करके ब्रिटिश आर्मी देती है। और फ्रॉम दैट, तब से लेके आज तक हमारा घर है, मॉन्यूमेंट के बगल में हमारा घर है। लेकिन आज हुआ क्या है, जैसे कि आपने कहा मैं मराठा कास्ट से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मुझे टारगेट किया जाता है कि अगर ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं आज किसी और कास्ट से होता तो मैं भी, जैसे आपने जिन नेताओं के नाम लिए उस लिस्ट में अब मेरा भी नाम होता। क्योंकि मुझे इस पूरे कोरेगांव, भीमा कोरेगांव भीमा एक्चुअली जो बोला गया, और जो रोहन बता रहे हैं वो है कोरेगांव भीमा। कोरेगांव भीमा, अगर सही हो तो ये नाम है। उस कांड से इस देश में 3 बड़े नेता दिख रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर, जो कि हालांकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं। फिर जिग्नेश मेवाड़ी, जो कि गुजरात में अच्छी खासी अपनी शख्सियत बना चुके हैं। और फिर चंद्रशेखर रावण, जो कि नगीना से अभी भी सांसद बने हैं। लोगों ने लाभ खूब लिया है। अब भी याद करते हैं वहाँ के लोगों को कि केवल 1 जनवरी को याद करके साल भर भूल जाते हैं। 1 जनवरी को ही याद करते हैं, कोई नहीं आता उसके बाद। नॉर्मल लोग आते जाते हैं जिनको उसके बारे में मालूम करना चाहिए। क्यों साल की शुरुआत में राजनीति चमका के फिर रिटर्न फिर 1 जनवरी को फिर 1 जनवरी आते हैं न्यू ईयर मनाने। न्यू ईयर मनाने। अब ये बताइएगा, मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपने बताया, मॉन्यूमेंट्स के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो भी तो गए होंगे वहाँ पर जब 1818 की लड़ाई है। उसके बाद जब देश आज़ाद भी हुआ, तो बाबा साहब गए तो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ उन्होंने कहा, कुछ अगर आपके पास हो? 1 जनवरी 1818 के लड़ाई के बाद 109 साल बाद, मतलब बाबा साहब तभी लंदन से रिटर्न आए थे 1919 के बाद। 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पे आए, कोरेगांव भीमा वॉर मेमोरियल के यहाँ पे उन्होंने विजिट दी। वहाँ पे विजिट का रीज़न अलग था। तब हुआ था क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश आर्मी में महार सैनिकों को लेने के लिए सख्त मनाही की थी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए थे, उन्होंने कहा, उनका स्पीच अवेलेबल है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो खुद धनंजय कीर, उन्होंने बुक लिखा है, उसका ट्रू कॉपी, ओरिजिनल कॉपी आज भी अवेलेबल है। और वो बुक खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ी है। उसमें उसका चैप्टर बंडाचे निशान करके है मराठी में, पेज नंबर 76। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी साफ कहते हैं कि अगर महार सैनिकों ने अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़ी तो वो कुछ शौर्य की लड़ाई नहीं है, ऐसा खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं। बाबा साहेब वहाँ पे इसलिए आए थे कि उन्होंने कहा था, हमने भी, मतलब महार सैनिकों ने भी 1818 में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़ी है, हम में भी लड़ने की क्षमता है, तो आप हमें आर्मी में लीजिए, ऐसा उन्होंने विनती भी किया था और वार्निंग भी दी थी। उसके 14 साल बाद 1941 में महार रेजिमेंट की स्थापना हुई। लोग बताते हैं कि 1818 में महार रेजिमेंट थी, पर ऐसा नहीं है। 1941 में ऑफिशियली अक्टूबर में महार रेजिमेंट को स्थापना हुई है। उसके सब ऑफिशियल, क्योंकि अगर ऐसा बताया जाएगा कि 1818 में महार रेजिमेंट है तो बाबा साहेब भाई आते ही नहीं। वो क्यों आए कि असल में तभी महार समाज को आर्मी से बंद किया था, आर्मी में लेना ही नहीं, स्ट्रिक्टली उन्होंने मार्शल रेस थ्योरी लागू की थी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो फाइट दी, इसलिए वो आए थे। और पूरे लाइफ टाइम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक ही बार वहाँ पे आए और उसके बाद कभी नहीं आए। उसके बाद आने एक बार वो पुनः आए, पर वो कभी भी कोरेगांव को नहीं गए।
वो मॉन्यूमेंट को विजिट देने के लिए कभी नहीं गए, वो सिर्फ एक बार 1927 में। और उनका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3 फर्स्ट चैप्टर ग्रेट फाइट में पेज नंबर 5 पे भी पूरा उन्होंने इन डिटेल उनका स्पीच, और वो ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से वो बुक पब्लिश हुए। उसमें भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साफ लिखते हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट टू से वाइट द पेशवाज आर्मी लेफ्ट द बैटल व्हेन विक्ट्री वॉज विद इन देयर रीच। जब पेशवाई के सामने जीत थी तो उन्होंने वहाँ से विड्रॉ क्यों किया? तो विड्रॉ इसलिए किया कि उन्होंने वहाँ पे उनको लड़ना ही नहीं था एक्चुअली, उनको सिर्फ वहाँ से निकलना था। बिल्कुल, बहुत कुछ मतलब गलत इंटरप्रेट किया गया, बहुत चीज़ें गलत बताई गई, लेकिन उन सब का सच रोहन बाला साहब जमादार बता रहे हैं। अब इस पर जिस तरीके से इन्होंने इतनी बातें बताई, आप अपने स्तर पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि तमाम धमकियां मुझको मिली हैं। डायरेक्ट अभी तक कौन सी धमकियां मिली हैं, फ़ोन कॉल या मैसेज पर? फ़ोन कॉल्स नाम और के साथ अगर हो तो नाम भी बताइएगा। फ़ोन और मैसेज इन डिटेल। नाम तो सर मुझे लगभग 500 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस है। मैंने तब के समय मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में उनके कंप्लेंट्स भी किया है, बट एक्शन कुछ हुआ नहीं। मुझे आज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से पुलिस प्रोटेक्शन है, उतना ही, इसीलिए मैं सेफ़ हूँ। जब ये बताने की चीज़ नहीं, पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब मुझे लड़की हुई थी एक 2 साल पहले, तो लड़की होने के 2 दिन बाद ही मेरे गाड़ी पे चिट्ठी डाली थी कि नए, मतलब मराठी में थी, नवीन आले जुने जानार, मतलब नया आया है अभी पुराने जाने वाला है। मतलब ऐसे बहुत से थ्रेट्स। तो इन धमकियों से डरते नहीं हैं? क्यों फिर ये किताब लिखनी, क्यों सच्चाई बतानी किसी को? डरना क्यों है सर? मैं तो कुछ अलग बता नहीं रहा हूँ, जो कि खुद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पुणे आर्काइव्स, मुंबई आर्काइव्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ब्रिटिश लाइब्रेरी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, यहाँ से पढ़ के पूरा इन डिटेल रिसर्च करके मैंने ये किताब लिखी है। इसमें कुछ भी मैंने ऐसे मन से नहीं लिखा कि बाबा चलो मन में आया डाल देते, कुछ नहीं। मैंने तो जो मुझे फ़ोन्स आते हैं उनको भी मैंने कहा कि भाई बहुत गंदे तरीके से वो बात करते हैं। मैंने तो भाई उनको कहा बुक में से एक कुछ तो ऐसा मुद्दा निकालिए और मेरे ऊपर लीगल एक्शन लीजिए। कुछ नहीं किया आज तक किसी ने, क्योंकि उनको मालूम है अगर ये इतने विद एविडेंस डाला है तो उसको कोई आज तक किसी ने भी नहीं ये किया। अच्छा, ये जो बड़े नेता बन के निकले, इन लोगों ने कभी धमकियां दिलवाई? हुआ क्या अभी? नहीं, उनके तरफ से डायरेक्टली अभी आज तक कभी उनके चिंटू पिंटू ही करते हाँ, उनके चिंटू पिंटू आते नाम लेते हैं बहुत जन नेता है, इससे बात करो उससे, पर कितना सोर्स उसका ऑथेंटिक है कितना वो नहीं बोल सकते। हाँ, पर आते हैं बहुत से, कंटिन्यूस थ्रेड्स चालू होता है। ठीक है, बाकी किताब पढ़िएगा, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं किताब से। हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप महाराष्ट्र से हैं, पुणे से हैं, कोई दिक्कत हिंदी से? थोड़ा दिक्कत होता है, कुछ नहीं, मतलब मेरे हिंदी बोलने से कोई दिक्कत है आपको? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रभाषा है हमें तो पेपर एग्जाम्स दिए हमारे महाराष्ट्र में, खुद राष्ट्रभाषा की एग्ज़ाम होती है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्यों नहीं है? भाषा आज हिंदी है, तो ऐसा कहना चाहते तो हिंदी से ज़्यादा तो महाराष्ट्र में मराठी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मराठी है ही। लेकिन फिर वैसे इंग्लिश में बात किए तो वैसे दिक्कत नहीं, उससे भी होनी चाहिए फिर। ये बात ये होती। अच्छा, ये किताब और इस पूरे भीमा कोरेगांव से जुड़ा हुआ एक सवाल और मेरा था कि सरकारों का सहयोग कभी नहीं मिला, या सरकारों ने कभी इसको सही करने का प्रयास नहीं किया कि चलो सही चीज़ें यार बताई जाए? डायरेक्टली तो किसने भी नहीं किया आज तक। होता क्या है, आज सरकार या कोई नेता पॉलिटिशियन ऐसा देखता है कि ये अभी एक कास्ट से जुड़ा गया इशू है, ये कोरेगांव भीमा में जो मेमोरियल है वो किसी एक कास्ट से बिलोंग करता है, ऐसा कहा गया है, ऐसा बार बार कह रहे हैं पिछले कई दिनों से। हर 1 जनवरी को लगभग 2018 के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ पे ऑफिशियली प्रोग्राम करती है, ऑर्गेनाइज करती है। जो लोकल्स वहाँ पे इंटरफेयर करते हैं उनके थ्रू आज तक गए 7 सालों में वहाँ से 50 करोड़, मोर देन 50 करोड़ एक दिन के प्रोग्राम के लिए खर्चा हुआ है, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा किसी भी एक व्यक्ति को नहीं हुआ। व्यक्ति मतलब वहाँ पे आने जाने वाले जो कोई विजिटर्स है उनको।
मेरा कहना क्या था कि जो मॉन्यूमेंट पे लिखा है आप मेरा भी मत सुनो, जो वो मॉन्यूमेंट को खुद लिखा है ना वही बताइए। वो मॉन्यूमेंट पे 4 बोर्ड से टोटल, 2 मराठी में है, 2 इंग्लिश में है। तो मराठी के बोर्ड पे साफ लिखा है की इंग्रजांची कीर्ती राहावी म्हणून हा स्तंभ उभारला है। ब्रिटिशों के कीर्ति के लिए ये मॉन्यूमेंट खड़ा किया है, ऐसा वो मॉन्यूमेंट पे लिखा है। तो आज वहाँ पे जाने वाला, आने जाने वाला कोई एक आदमी वो एज अ विजिटर जा सकता है, पर वो अंग्रेज करके नहीं जा सकता कि वो लिखा है वहाँ पे साफ कि इंग्रजांची कीर्ति। वहाँ पे जाके मान वंदना वगैरह देते हैं। अच्छा, इस देश में खासकर अभी हाँ महाराष्ट्र से ही खबरें ज़्यादा उठी कि इस देश में जैसे है कि ये तो बताया जा रहा है कि भीमा कोरेगांव कांड को कि ये दलितों और ब्राह्मणों की लड़ाई थी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में आपने वो भी कहा कि 1 जनवरी 2018 को छत्रपति शिवाजी महाराज की टी शर्ट पहने एक लड़के को मार दिया गया। इस देश में औरंगजेब की तारीफ खूब हो जाती है। वो आपके यहाँ हैं विधायक, जानते ही होंगे अभी अजीमी को। उसके औरंगजेब की कब्र बचाने के लिए लोग जान देने को तैयार हैं, और शिवाजी महाराज से उनको नफरत हो जाती है। इस पर आप क्या सोचते हो? यही तो बहुत सोचने की और इसके ऊपर एक्शन लेने की, लीगल एक्शन लेने की बहुत स्टेट को ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पे आज सिर्फ एक टी शर्ट, एक जैकेट के वजह से अगर उसे कोई व्यक्ति मार रहा होगा और जान से मार रहा होगा तो वो खंत है। और ओपनली यहाँ पे महाराष्ट्र में औरंगज़ेब के नाम से तारीफ कर रहे हैं लोग। तारीफ कर रहे हैं, फ्लेक्स वगैरह लोग, मतलब कुछ मतलब उन्हीं के हाँ, एक अबू आजमी और उनके जो समर्थक और वो भी एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी पार्ट में जहाँ पे मोस्टली वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन होगी वहाँ पे। लेकिन यही देखिए ना, पर थोड़ा थोड़ा एक पर्टिकुलर रीजन से शुरू होता है। अब भीमा कोरेगांव देखिए, एक रीजन में हुआ, 2015 में बड़ा बना दिया, 18 में दंगे करवा के और बड़ा बना दिया, ठीक है। अब फेक नैरेटिव फैला दिया कि ये ब्राह्मणों और दलितों की लड़ाई थी। था क्या, बना क्या दिया। तो ये ऐसे इसको शुरुआत में ही रोक लिया जाए तो बेहतर है ना। वो असल में बहुत पहले ही होना चाहिए था। क्योंकि हुआ क्या, कोरेगांव के बारे में आज भी मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ अलग नहीं बात कर रहा हूँ। जो है वो है, फैक्ट्स जो है वही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और वो मेरे घर के नहीं ना, स्टेट गवर्नमेंट मेरे घर का नहीं, नेशनल आर्काइव्स, पुणे आर्काइव्स, मुंबई आर्काइव, उसमें ये अवेलेबल है, ब्रिटिश वो अवेलेबल है, ठीक है। और सबसे एक ज़रूरी बात, वो मॉन्यूमेंट रिपग्नेंट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में उसे रिपग्नेंट करके घोषित किया है। क्या रिपग्नेंट है वो। अच्छा, रिपग्नेंट और नॉन रिपग्नेंट ऐसे 2 क्लास में डिवाइड किया है। जो नॉन रिपग्नेंट मॉन्यूमेंट्स है उसके वॉर मेमोरियल, बैटल ऑनर्स, वो आज भी इंडियन आर्मी सेलिब्रेट कर सकती है। पर जो रिपग्नेंट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, और उसके बाद 1966 में MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो उसको लिस्ट किया है, तो उसमें ये रिपग्नेंट आता है। इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, सेलिब्रेट ही नहीं हो। और ये बैटल ऑनर्स इसका लगवाना नहीं अपने खुद के कोड पे, या जो आर्मी की जो उसके पोजीशन होती है उसको स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है लगाने के लिए। फिर भी आज ओपनली इसे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बाकी और जो आप लोगों की क्वेरीज होंगी इस किताब में मिल जाएंगी, और अगर कुछ और क्वेरीज होंगी तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रोहन भाई से हम कांटेक्ट करके उसको पूछने का प्रयास करेंगे, आपको और जो जानकारी चाहिए होगी। बाकी ये किताब आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी है। किताब का नाम 1 जनवरी 1818 कोरेगांव भीमा लड़ाई की वास्तविकता। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं भी NMF न्यूज़ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हिंदी में पहली बार कोई ऐसा आउट ऑफ महाराष्ट्र का चैनल है जिसने मतलब निडर, हमारे यहाँ पे बोलते हैं निडरपने, जिसने ये मुद्दा लिया। क्योंकि होता क्या है, ये एक्चुअली कोई लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि बहुत जो को लगता है कि ये किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली नहीं है, जो है वो है। अभी मैं एक तैयारी मैं कर रहा हूँ आज से कि मुझे अभी हिंदी में गालियाँ सुनने की मैं तैयारी करूँगा क्योंकि अभी थ्रेड्स मराठी में सुने, अभी हिंदी में चलो। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो
उन नेताओं के फॉलोअर्स बहुत हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव से अपने आप को कहाँ तक, पार्लियामेंट तक पहुंचा लिया। तो बहुत से हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय भवानी, जय महाराष्ट्र। जय हिंदी, जय भारत। तो बने रहिएगा हमारे साथ। बाकी आपको यहाँ पर किसी और शख्स से किसी और दिन मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।